उत्तर प्रदेश के बरईपुर गांव का एक ऐसा रहस्य जिसने सालों तक लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी थी। 3 मटकों वाली चुड़ैल की कहानी। सुनने में शायद ये किसी पुरानी डरावनी फिल्म जैसा लगे, लेकिन असल में ये सिर्फ कोई भूतिया किस्सा नहीं है। ये अंधविश्वास, इंसानी दिमाग की कमजोरियों और एक बेहद शातिर धोखे की एक ऐसी हैरत अंगेज केस स्टडी है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक रहस्य की परतों को खोलते हैं। गांव में इस अफवाह का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग कहते थे जो भी उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है या तो वो गंभीर बीमार पड़ जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये हैरानी की बात है कि यह सिर्फ लोगों को डराने वाली कोई हल्की फुल्की बात नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक डरावनी सच्चाई बन चुकी थी। आधी रात के बाद गांव के बाहर उस पुराने और सुनसान कुएं के पास दिखने वाले इस साये ने ऐसा आतंक मचा रखा था कि सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। रात के अंधेरे में घर से बाहर कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और देखा जाए तो यही खौफ इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अब जरा इस तथाकथित चुड़ैल के काम करने के तरीके यानी इसके मोडस ऑपरेंडी पर गौर करते हैं। इसका पैटर्न एकदम सधा हुआ था। पहली बात, ये साया हमेशा आधी रात के बाद ही नजर आता था। दूसरी बात, उसके सिर पर 3 मटके रखे होते थे और वो मटके इतनी रहस्यमय तरीके से स्थिर रहते थे कि चलने पर भी बिल्कुल हिलते तक नहीं थे, बिल्कुल एक ही जगह टिके हुए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो कुछ और ही है। जिस भी रात ये साया गाँव में दिखाई देता, उसी रात गाँव के किसी न किसी घर से अनाज, पैसे या गहने गायब हो जाते। अब सवाल ये उठता है कि भूत, प्रेत और चोरी का ये कैसा अजीबोगरीब कनेक्शन है। यहीं से पूरी कहानी 2 बिल्कुल अलग नजरियों में बट जाती है। एक तरफ वो डरे हुए गांव वाले थे जिनका पक्का यकीन था कि 25 साल पहले गायब हुई कोई औरत अब बदला लेने के लिए एक खूंखार आत्मा के रूप में लौट आई है। और दूसरी तरफ था राघव। राघव एक नौजवान था जो शहर में नौकरी करता था और छुट्टियों में गाँव आया हुआ था। उसकी सोच एकदम तर्क संगत और लॉजिकल थी। उसका साफ मानना था कि बिना जांच पड़ताल किए किसी भी चीज को सीधे चुड़ैल मान लेना बेवकूफी है। राघव के हिसाब से हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होती है। हो सकता है ये कोई तस्कर हो या फिर कोई बहुत ही शातिर चोर जो लोगों के इस डर का फायदा उठाकर अपना काम निकाल रहा हो। एक तरह से ये अंधविश्वास और लॉजिक की सीधी टक्कर थी। अपने इसी लॉजिक को साबित करने के लिए राघव ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने 3 दोस्तों को साथ लिया और रात 11 बजे उसी खौफनाक पुराने कुएं के पास छिपकर निगरानी करने का फैसला किया। ठंड और घनी धुंध के बीच रात के ठीक 12 बजे घुंघरुओं की एक अजीब सी हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी। काले घूंघट में लिपटी एक आकृति कुएं के पास आकर रुकी। उसने बिल्कुल रोबोट जैसी सधी हुई चाल से पहले एक मटका जमीन पर रखा, फिर दूसरा और फिर धीरे से तीसरा। इसके बाद उसने उस गहरे कुएं के अंधेरे में झांककर कुछ फुसफुसाया और फिर धुंध में गायब हो गई। ये पूरा नजारा किसी डरावनी तांत्रिक रस्म से कम नहीं था। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब राघव और उसके दोस्त उस कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने हिम्मत करके उन मटकों को खोला और अंदर जो मिला उसने राघव की पूरी थ्योरी को ही हिलाकर रख दिया। पहले मटके में सिर्फ मिट्टी भरी हुई थी, दूसरे मटके में सूखे पत्ते थे, लेकिन जैसे ही तीसरा मटका खुला आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर पुराने चांदी के सिक्के और असली सोने के गहने भरे हुए थे। सोचने वाली बात है, इतनी सुनसान जगह पर इतनी रात गए कोई भूत इतने सारे बेशकीमती असली गहने ऐसे ही क्यों छोड़कर चला जाएगा। और यहीं से दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल कौंधता है। अगर ये सच में कोई दूसरी दुनिया की आत्मा है तो उसे इंसानों की धन दौलत और इन सोने चांदी के गहनों से क्या ही लगाव हो सकता है। आत्माएं तो सांसारिक मोहमाया से परे होती है ना। मटके में मिले इन गहनों ने राघव के उस शक को एकदम पक्के यकीन में बदल दिया कि ये किसी भूत प्रेत का काम नहीं है, बल्कि 100% किसी इंसान का रचा हुआ एक बहुत ही शातिर और खतरनाक खेल है। अपने इसी यकीन को और पुख्ता करने के लिए अगली रात फिर से उसी जगह निगरानी की गई और इस बार एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद जरूरी बात नोटिस की गई, जिस पर शायद पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। उस घूंघट वाली आकृति के चलने का तरीका किसी बूढ़ी या कमजोर औरत जैसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसकी चाल में एक अजीब सी ताकत थी। उसके कदम बहुत भारी थे, एकदम किसी तगड़े जवान आदमी की तरह जो पीठ पर कोई भारी सामान उठाकर चल रहा हो। और जब उस साये ने अचानक रुककर एक भारी लेकिन साफ तौर पर बदली हुई आवाज में चेतावनी दी, तो ये शीशे की तरह साफ हो गया कि उस काले घूंघट के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान ही छिपा है।
इस बार राघव भी रुकने वाला नहीं था। उसने पीछे हटने के बजाय उस रहस्यमयी आकृति का पीछा करना शुरू कर दिया। वो साया गांव के बाहर आम के एक पुराने बाग में बनी एक खंडर हो चुकी हवेली के पीछे गया और फिर अचानक से गायब, जैसे हवा में उड़ गया हो। जब राघव दौड़कर वहां पहुंचा तो वहां सिर्फ जमीन पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। लेकिन जब उस भारी पत्थर को खिसकाया गया तो उसके ठीक नीचे लोहे का एक मजबूत दरवाजा मौजूद था, जो सीधे एक गुप्त तहखाने की तरफ जाता था। ये कोई भूतों की दुनिया का रास्ता नहीं था, बल्कि अपराध का एक एकदम असली और जमीनी अड्डा था। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि अपराधी समाज की कमजोरियों का और खासकर लोगों के डर का किस तरह से फायदा उठाते हैं। इसे वेपनाइज्ड फियर या यूं कहें कि हथियार के रूप में डर का इस्तेमाल कहा जा सकता है। ये डरावनी अफवाहों को फैलाने की एक जानबूझकर रची गई साजिश होती है, ताकि लोग हमेशा इतने खौफ में रहें कि कोई भी उन काली रातों में होने वाली चोरी और अजीबोगरीब घटनाओं की जांच करने की हिम्मत ही ना कर सके। बरईपुर में भी बिल्कुल यही हो रहा था। कोई छिपकर इसी डर के पर्दे के पीछे से पूरे गांव को लूट रहा था। डर वाकई दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, जो इंसानी दिमाग को सुन कर देता है और लोगों से सवाल पूछने की ताकत तक छीन लेता है। अब वक्त आ चुका था इस पूरे खेल से पर्दा उठाने का। अगली रात राघव के साथ गांव के मास्टर जी और काका सहित कुल 5 लोग पूरी तैयारी के साथ उस गुप्त तहखाने के पास घात लगाकर छिप गए। सबके हाथों में मजबूत डंडे और तेज रोशनी वाली टॉर्च थी। जैसे ही वो तथाकथित चुड़ैल आधी रात को वहां पहुंचे, अचानक चारों तरफ से उस पर तेज रोशनी डाल दी गई और एक जोरदार आवाज गूंजी, रुक जाओ, आज तुम्हारा ये सारा खेल खत्म। वो आकृति घबराकर भागने लगी, लेकिन कुछ ही कदमों की दूरी पर उसे चारों तरफ से घेरकर दबोच लिया गया। इस पूरी हाथापाई में वो रहस्यमयी मटके जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए और जैसे ही वो काला घूंघट खींचा गया, वहां मौजूद हर एक शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कोई चुड़ैल नहीं खड़ी थी और न ही बाहर से आया कोई अनजान तस्कर। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का ही अपना पुराना सुनार भगत राम था। जी हाँ, वही भगत राम जिसके बारे में पूरे गांव को ये लगता था कि वो तो 6 महीने पहले ही गांव छोड़कर शहर बसने जा चुका है। ये कोई अचानक किया गया अपराध नहीं था, बल्कि साजिश की जड़ें बहुत गहरी थी। अगर 25 साल पीछे जाएं, तो भगत राम की माँ को गांव वालों ने चुड़ैल समझकर मार डाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रात के अंधेरे में मटके लेकर पानी बेचने जाती थी। ये एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास था। 6 महीने पहले उसी पुरानी घटना का बदला लेने और गांव वालों को सबक सिखाने के इरादे से भगत राम ने शहर जाने का झूठा नाटक किया और आकर इसी गुप्त तहखाने में छिप गया। और फिर उसने उसी पुरानी डरावनी कहानी का सहारा लिया और पूरे गांव में बेखौफ होकर चोरियां करनी शुरू कर दी। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भगत राम ने जो बात कही, वो इंसानी फितरत की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। उसने कहा, मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे अंदर का लालच बढ़ता चला गया। एक बेटे के तौर पर जो कहानी अपनी माँ को इंसाफ दिलाने और बदला लेने से शुरू हुई थी, वो अंत में जाकर सिर्फ और सिर्फ लालच और जघन्य अपराध में बदल गई। वो लगातार लोगों को डराता रहा और बहुत ही आराम से उनके घरों से गहने और अनाज साफ करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो चुका था। पुलिस को बुलाने की पूरी तैयारी हो रही थी, लेकिन तभी वहां मौजूद एक बुजुर्ग हरिदास काका के चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने अचानक एक ऐसा सवाल पूछा जिसने वहां खड़े हर इंसान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। सवाल ये था कि अगर भगत राम पिछले सिर्फ 6 महीने से ये चुड़ैल का नाटक कर रहा था, तो फिर 25 साल पहले कुएं के पास दिखने वाली वो असली आकृति आखिर कौन थी? और ये सवाल सुनते ही खुद भगत राम के चेहरे पर भी पहली बार असली खौफ साफ देखा जा सकता था। और ठीक उसी पल उस गहरे अंधेरे और बर्फ जैसे ठंडे तहखाने के अंदर से एक आवाज गूंजी। ये आवाज किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही साफ और अजीब सी गूंज वाली किसी औरत की आवाज थी। भगत राम, अब चलने का समय आ गया है। वो आवाज इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि वहां खड़े हर एक इंसान का खून जम सा गया। तभी उस तहखाने के अंदर से अचानक जमा देने वाली ठंडी हवा का एक बेहद तेज झोंका बाहर आया, और जब लोगों ने उस घुप अंधेरे में गौर से देखा तो वहां एक बहुत ही धुंधली सी आकृति खड़ी नजर आई। उसके सिर पर भी ठीक वैसे ही 3 मटके रखे हुए थे, लेकिन इस बार वो कोई इंसान नहीं था। इस बार वो कोई भगत राम नहीं था। वो धुंधली आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी
भगतराम बुरी तरह चीख पड़ा, नहीं, ये नहीं हो सकता। और अगले ही पल वहां एक भयानक तेज आंधी आई और जब लोगों की आंखें खुली और रोशनी वापस आई तो वो आकृति वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी और भगतराम जमीन पर बेहोश पड़ा था, खौफ की मारे जैसे उसके प्राण ही सूख चुके थे। इस पूरी खौफनाक रात का अंजाम क्या हुआ? भगतराम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और जब उसे होश आया तो उसने अपने सारे गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिए। गांव वालों का चोरी हुआ सारा सामान उन्हें वापस मिल गया और भगतराम को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो इस अपराध का अंत यही हो गया। लेकिन सच तो ये है कि आज भी बरईपुर के लोग अमावस्या की रात उस पुराने कुएं के आसपास फटकने से भी कतराते हैं, क्योंकि आज भी कई लोगों का ये दावा है कि उस घनी धुंध के बीच अक्सर एक औरत दिखाई देती है जो जैसे आज भी किसी का इंतजार कर रही है। और इसी मोड़ पर आकर हम इस कहानी के सबसे गहरे और अनसुलझे रहस्य पर खड़े हो जाते हैं। एक इंसान के रचे गए लालच और धोखे के खेल का पर्दाफाश तो हो गया, लेकिन उस रात तहखाने में दिखाई देने वाला वो दूसरा असली साया आखिर कौन था? क्या वो सच में भगतराम की माँ की आत्मा थी जो अपने बेटे को अपने साथ लेने आई थी, या फिर ये सब सिर्फ इंसानी डर और दहशत से पैदा हुआ कोई बहुत बड़ा भ्रम था? कभी कभी लॉजिक और अंधविश्वास के बीच की लकीर इतनी ज्यादा धुंधली हो जाती है कि असली सच का पता लगाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यही वो रहस्य है जो आज भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।